शालू को बचपन से ही रबड़ी बहुत ज्यादा पसंद थी और वो अक्सर रबड़ी खाया करती। इकलौती औलाद होने की वजह से शालू की माँ माला भी उसे कुछ नहीं कहती और ना ही पिता मोहन उससे कुछ कहते। एक दिन रात के 11 बजे शालू अपने कमरे में बैठे हुए खुद से कहती है, यार टीवी भी देख लिया, मोबाइल भी चला लिया, लेकिन नींद नहीं आ रही। अब करूँ तो क्या करूँ? एक काम करती हूँ, रबड़ी खा लेती हूँ, ये सही रहेगा। इतना कहकर शालू रसोई में जाती है और फ्रिज में रबड़ी चेक करती है। जिसके बाद फ्रिज में रबड़ी ना मिलने पर वो अपने मम्मी पापा के कमरे के दरवाजे को खटखटाकर कहती है, मम्मी पापा उठो ना, दरवाजा खोलो। यहाँ आपकी लाडली बेटी को नींद नहीं आ रही है और आप दोनों आराम से कैसे सो सकते हो? जग जाओ अब। शालू की आवाज सुनकर उसके पिता की नींद खुल जाती है और वो आंखें मसलते हुए कमरे का दरवाजा खोलते हैं और अपनी बेटी को दरवाजे पर देखकर वो कहते हैं, अरे क्या हुआ बेटा, इतनी रात को भटक क्यों रही है? जा सो जा। पापा मैं कैसे सो जाऊँ? आपको पता है मुझे कितनी ज्यादा रबड़ी पसंद है। प्लीज मेरे लिए रबड़ी ले आओ ना। बेटी समय देखा है क्या तूने? आधी रात हो चुकी है, इस समय रबड़ी कहाँ मिलेगी? हलवाई की दुकान भी बंद हो गई होगी। जा बेटा सो जा तू, जा। शालू मोहन की बात सुनकर रोने लगती है, जिसके कारण मोहन को हार मानकर आधी रात के समय ही सड़कों पर रबड़ी लेने के लिए भटकना पड़ता है और 1 घंटे बाद वो घर पर वापस आते हैं। पापा आप आ गए, आप कितने अच्छे हो, मेरे लिए रात को रबड़ी लाए हो। लाओ जल्दी मुझे दे दो, मुझे भूख लगी है। अरे बेटा रबड़ी नहीं लाया हूँ, रबड़ी फालूदा मिली तो वो ले आया। अब ये किस बला का नाम है? रबड़ी मुझे पता है, लेकिन ये रबड़ी फालूदा कैसा होगा? पापा मुझे नहीं खाना ये, मैंने कभी खाया नहीं, पता नहीं इसका टेस्ट कैसा होगा। अरे बेटी एक बार कह रहा हूँ, खा के देख ले, तुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। इसमें रबड़ी भी होती है, ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं। अरे बहुत अच्छा फालूदा है। अरे बेटा खा ले, एक बार तो खा ले। वैसे मुझे बहुत नींद आ रही है और मैं बहुत थक भी चुका हूँ। मैं जा रहा हूँ सोने। तुझे अच्छा लगे ना लगे इसी से काम चला, और हाँ अच्छा लगे ना तो सुबह बता दियो मुझे, और अच्छा ना लगे ना तुझे तो बाहर जो पेड़ है ना बरगद का, वहाँ कोई डायन होगी जरूर बैठी, जाके ना उसके साथ तू झूला झूल लियो। वैसे मैं बहुत थक गया हूँ और मैं चला सोने। इतना कहकर मोहन उबासी लेते हुए अपने कमरे में सोने चले गए और शालू अपने पिता की बात मानकर मुंह बनाती हुई रबड़ी फलूदा कटोरे में निकालकर अपने कमरे में ले जाकर खाने लगती है। जिसके बाद उसकी एक बाइट खाकर वो कहती है, वाओ ये तो बहुत रिफ्रेशिंग है। रबड़ी तो रबड़ी जैसा ही लगती है, लेकिन ये तो बहुत 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 प्यारी है, ठंडा ठंडा कूल कूल। इतना कहकर वो सारी की सारी रबड़ी फलूदा खाकर सो जाती है। जिसके बाद उसे रबड़ी फलूदा खाने की आदत लग जाती है और वो रबड़ी खाना छोड़ देती है। दिन बीतते हैं और एक दिन वो अपने दोस्त दीपक के साथ कॉलेज जाते हुए रास्ते में रबड़ी फलूदा की दुकान देखती है। जिसके बाद वो दीपक को बाइक रोकने के लिए कहती है, अरे रोको रोको, बाइक रोको, जल्दी बाइक रोको। क्या हुआ? ऐसा भी क्या होगा जो बाइक रुकवा दी? अभी एक्सीडेंट हो रहा था, फिर तुम बोलती हो कि मैं देखकर बाइक नहीं चलाता। अब मेरी गलती है, बताओ ऐसा क्या देख लिया तुमने? वो देखो रबड़ी फालूदा, मुझे खाना है, चलो ना चलकर खाते हैं। देखो गर्मी भी कितनी हो रही है। देखो शालू आते हुए खा लेंगे, अभी ना, अभी हमें कॉलेज जाके ये प्रोजेक्ट सबमिट करना होगा, वरना देर हो जाएगी। जिद मत करो। नहीं ना दीपक, तुम भी तो समझो, तुम्हें पता है ना कि मुझे रबड़ी फालूदा कितना पसंद है। तुम मुझे खिला नहीं सकते, मुझे यहीं छोड़ो, मैं खुद जाकर खा लूंगी। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? हमारा आज प्रोजेक्ट है, अगर हम लेट हो गए तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। देखो तुम्हें रबड़ी फालूदा खाना है ना तो ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब हम कॉलेज से वापस आएंगे मैं तुम्हारे ले आऊंगा। पक्का ना? कहीं तुम बाद में मुकर नहीं जाओगे अपनी बात से? पक्का बाबा, मैं अपनी बात से मुकरने नहीं वाला। दीपक इतना कहकर बाइक स्टार्ट कर देता है और उसे कॉलेज लेकर आ जाता है। लेकिन शालू दीपक की इस बात से नाराज होकर बाइक से उतरकर अकेले ही क्लास में चली जाती है और दीपक से बात तक नहीं करती। जिसके बाद जब वो वापस आने लगते हैं तो रास्ते में उनको रबड़ी फलूदा वाला नहीं मिलता और शालू नाराज होकर जोर से कहती है, बोला था ना खाने दो, देखो रबड़ी फालूदा वाला चला गया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अच्छा फालूदा जरूरी है? करियर? अरे मुझे कॉलेज के बाद एक अच्छा बिजनेस करना है, सेटल होना है,
यहाँ कॉलेज में फेल होकर अपना 1 साल बर्बाद नहीं करना, तुम समझी? दोनों बहस करने लगते हैं और शालू दीपक को वहीं रोड पर छोड़कर खुद घर पर आकर फलूदा बनाने रसोई में चली जाती है, जिसके बाद वो पूरी रसोई को फैलाकर फलूदा बनाती है और फाइनली फलूदा बनाने के बाद अपने कमरे में बैठकर खाने लगती है और कहती है, इन लोगों को क्या लगता है, अगर ये मुझे रबड़ी फालूदा नहीं खाने देंगे तो क्या मैं नहीं खा पाऊंगी? तभी उसकी माँ रसोई का हाल देखकर उसके कमरे में आकर कहती है, शालू ये क्या करके आई है? तो पूरी रसोई गंदी कर दी है। अरे रबड़ी फालूदा खाना सही है, लेकिन ऐसी भी क्या गंदगी करना जो औरों को परेशानी हो। माँ, मेरा मन था रबड़ी फालूदा खाने का और रसोई में बस रबड़ी रखी थी तो मैंने रबड़ी फालूदा बना लिया। अब इसमें क्या बुराई है? अगर तुझे बनाना है तो बना, लेकिन रसोई तो साफ करनी होती है ना, ये गंदी ही छोड़ देगी। मैंने और तेरे पापा ने तुझे कभी खाने पीने से मना नहीं किया है, पर अगर तू ऐसी गंदगी करेगी तो ये गलत बात है। ठीक है माँ, अगर आपको इतनी परेशानी है तो अब से मैं बाहर से ही रबड़ी फालूदा खाया करूँगी, ठीक है ना? इतना कहकर माला भी उसके कमरे से चली जाती है और शालू का मुंह फलूदा खाते हुए लटक जाता है, जिसके बाद वो रबड़ी फलूदा बाहर और कभी नहीं खाती। इसी के साथ साथ उसका दीपक से बात करना भी नाराजगी के बाद से ही बंद हो जाता था। दिन बीतते हैं और एग्जाम के बाद उसके कॉलेज खत्म हो जाते हैं। शालू के माता पिता इस दौरान उसके लिए लड़का देखने लगते हैं। शालू कहीं न कहीं दीपक को लेकर अपने दिल में प्यार की भावना रखती थी, इसलिए एक दिन वो उसे याद करते हुए सोचती है, अगर उस दिन हमारा झगड़ा हुआ भी रबड़ी फालूदा को लेकर तो वो भी तो मुझे कॉल या मैसेज कर मना सकता था। ये क्या बात हुई, 1 महीने से उसने मुझसे कांटेक्ट नहीं किया। दिन बीतते हैं और एक दिन अचानक दीपक का फोन शालू को आता है और उससे मिलने के लिए वो एक रबड़ी फलूदा कैफे पर बुलाता है। शालू उसे पहले से ही याद कर रही थी, इसलिए वो भी तैयार होकर उससे मिलने चली जाती है और उसे मिलते ही कहती है, तुझे शर्म नहीं आती? तू तो मेरा दोस्त है ना, पिछले 1-1.5 महीने से तूने मुझे ना कोई कॉल किया है ना कोई मैसेज। ये कैसी दोस्ती हुई तेरी? बस मेरी तूफान, अब सब्र करो। ये लो रबड़ी फालूदा और खाओ और ठंडी हो जाओ। मैं तुम्हारे सब सवालों का जवाब दूंगा, बस थोड़ा मुझे टाइम दो। शालू रबड़ी फलूदा खाती है और उसे खाकर कहती है, वाओ, ये रबड़ी फालूदा तो कमाल का है। ऐसा फालूदा तो मैंने कभी नहीं खाया, सच में मजा आ गया। तुमको पता है ये फालूदा मेरा है और ये कैफे भी मेरा है। मैंने सोचा कॉलेज के बाद बिजनेस शुरू करूं, फिर मुझे रबड़ी फालूदे की नाराजगी याद आई और मैंने कैफे खोल लिया। और तुम यकीन करो, ये शहर का सबसे मशहूर कैफे है। फिर तो तुम्हारी दोस्त होने के नाते और तुमको इतना मस्त आइडिया देने के नाते मुझे तो लाइफ टाइम की फ्री मेंबरशिप मिलनी चाहिए। शालू, मैं तुमको अपनी लाइफ पार्टनर बनाना चाहता हूँ। मतलब मैं कुछ समझी नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो? साफ साफ कहो। शालू, मैं तुमको कॉलेज टाइम से पसंद करता हूँ, पर मैंने सोचा पहले कुछ बन जाऊं, फिर तुमको अपने दिल की बात बताऊंगा। मैं सच में तुमको बहुत पसंद करता हूँ। क्या तुम मेरे दिल की और इस रबड़ी फालूदा की मालकिन बनोगी? दीपक, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया और मैं भी तुमको बहुत प्यार करती हूँ, मेरी रबड़ी फालूदा से भी ज्यादा। दीपक का ये अनोखा प्रपोजल सुनकर शालू काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है, जिसके बाद वो दोनों अपने घर पर आकर बता देते हैं और शादी की बात करते हैं। और इसके बाद उन दोनों की शादी भी हो जाती है और वो लाइफ टाइम सेटल हो जाते हैं। जिसके बाद शालू का जब भी मन करता वो अपने पति के कैफे पर आकर रबड़ी फलूदा खा लिया करती। और इस तरह हमारी रबड़ी फलूदा खाने वाली ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। मीरा अपने माता पिता के साथ बहुत बड़े शहर में रहती और वहीं पढ़ाई भी पूरी कर रही थी। मीरा दिखने में जितनी खूबसूरत थी तो वहीं अपने कामों में भी उतनी ही निपुण थी। मीरा को मैगी खाना बहुत पसंद था। ऐसे ही एक दिन जब मीरा अपने बगीचे में पौधों को पानी डाल रही होती है, तभी उनके घर लालू जी का आना होता है, जो मीरा के पिता सुनील के दोस्त होते हैं। अरे बिटिया, क्या आप सुनील जी का घर हमें बता सकती हो? कब से ढूंढ रहे हैं, कहीं मिल ही नहीं रहा। जी, क्या मैं जान सकती हूँ आप उनके कौन हो और उन्हें कैसे जानते हो आप? हाँ बेशक, मैं सुनील जी का ना बचपन का दोस्त लालू हूँ। लालू गांव से आया हूँ, बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ मिलने के लिए। अरे बहुत साल हो चुके उनसे मिले हुए, उनसे मिलकर कुछ बात करनी है। कहाँ है उनका घर, बता सकती हो क्या? जी जरूर, पहले आप अंदर आइए और बैठिए, तब तक मैं आपके दोस्त को बुला कर लाती हूँ। इतना कहकर मीरा अपने पिता सुनील को बुलाने चली जाती है। फिर अपने पिता को कहती है, पिताजी, आपसे कोई मिलने आया है बड़ी दूर से, जल्दी तैयार हो जाओ और जल्दी से उनसे मिलो।
लेकिन है कौन ये तो बता दो। बिना जान पहचान के किससे मिलूं? वैसे जहाँ तक मुझे मालूम है आज मुझसे कोई मिलने आने वाला है, ये तो मुझे मालूम नहीं था। ओहो पिताजी, कितना सवाल करते हो आप। पहले चलो और देखो कौन है। 1 मिनट, पहले आप अपनी आंखें बंद कीजिए, उसके बाद सस्पेंस खुलेगा। उफ, ये लड़की भी बहुत तंग करती है। सीधे सीधे बताने में क्या तकलीफ हो रही थी तुम्हें? मीरा अपने पिता की आंख बंद करके उन्हें बाहर ले जाती है। सुनील को आता देखकर लालू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी सुनील अपनी बेटी से आंख खोलने को कहता है। मीरा बेटी अब तो आंख खोल दो, कब से आंख पकड़ी हुई है तुमने? बस 1 मिनट और पिताजी, थोड़ा इंतजार और। ठीक है, लेकिन कुछ तो बताओ, मुझे भी तो पता चले कि कौन आया है मुझसे मिलने। सुनील इतना बोल ही रहा होता है तभी मीरा धीरे से अपने पिता की आंखों से पट्टी हटा देती है और सुनील आंखों को मलते हुए लालू की तरफ देखता है। जी आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं भी आपको पहचान नहीं पाया था, लेकिन अब बखूबी पहचान लिया। सुनील भाई। आपने मेरा नाम तो सही लिया है भाई साहब, लेकिन माफी चाहता हूँ, आपको मैंने पहचाना नहीं। क्या आप अपना नाम बता सकते हैं मुझे? अरे मैं लालू हूँ, लालू, तुम्हारे बचपन का दोस्त। साथ में खेलते थे, चड्डी पहन के, भूल गए? सुनील जैसे ही लालू का नाम सुनता है वैसे ही लालू के गले लग जाता है। उनकी बातें होती हैं। बातों बातों में लालू मीरा का रिश्ता अपने बेटे कृष्णा के लिए मांगता है। ऐसे ही कुछ महीनों बाद मीरा की शादी कृष्णा से हो जाती है। मीरा का ससुराल में पहला दिन था, तभी उसकी सास उससे कहती है, बहू, आज तुम्हारा अपने घर में पहला दिन है, बताओ तो क्या बनाओगे आज अपनी पहली घर की रसोई में? माँ जी, मैगी। आज मैं ससुराल में पहली मैगी बनाऊंगी। मैगी? ये क्या होता है बहू? हमने तो आज तक न सुनी ऐसा कच्चू भी खाने वाली चीज का नाम। क्यों माँ जी, यहाँ मैगी नहीं मिलती है क्या? हमको तो पता नहीं है बहू, कभी कृष्णा चौराहे पर जाए तो उससे मंगवा लेना, तुम जो भी बोल रही हो। मीरा की शादी गांव में हुई होती है, तभी उसके ससुराल वालों को मैगी के बारे में कुछ मालूम नहीं होता और ना ही आज से पहले उन्होंने कभी सुना था। इस तरह से कई दिन गुजर जाते हैं। मीरा को मैगी खाने की बहुत क्रेविंग होती है और वो अपने पति से कहती है, कृष्णा जी, मुझे मैगी खानी है, पता नहीं कब खाने को मिलेगी। जब से शादी होकर आई हूँ मुझे मैगी खाने को ही नहीं मिलती है, कुछ कीजिए ना। अरे देखिए मीरा जी, हम तो गांव वाले हैं, हमें नहीं पता कि मैगी वैगी क्या होती है जी। लेकिन आप कह रही हैं तो हम जरूर लेके आएंगे मैगी। लेकिन कृष्णा जी कब? मुझे अभी खानी है मैगी, अभी मतलब अभी, मुझे कुछ नहीं सुनना। अभी तो रात हो चुकी है ना जी, तो कल सुबह लेके आएंगे, ठीक है? पता नहीं किस वजह से मेरी शादी इस गांव में कर दी, जहाँ के लोगों को मैगी क्या है वो तक नहीं मालूम। हाय मेरी जिंदगी। क्या सोच रही हैं मीरा जी? ज्यादा मत सोचिए, हम सोचने के लिए है ना। हम आपके लिए मैगी लेके आएंगे सुबह सुबह, ठीक है? आप आराम से रहिए, सो जाइए आराम से, टेंशन मत लीजिए। मीरा और कृष्णा बात कर ही रहे होते हैं कि तभी मीरा की माँ लाजवंती का कॉल आता है। मीरा अंदर अपने कमरे में जाकर अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे मैगी खानी है। क्या? ये क्या बोल रही है? तुझे मैगी खानी है और इस वक्त? हाँ मुझे मैगी खानी है, बस मुझे कुछ नहीं पता। ये कैसी बात कर रही है मीरा? अच्छा सुन, दामाद जी को बोल देना मैगी ले आएंगे। माँ यहाँ इस गांव में कहीं भी मैगी नहीं मिलती और ना ही किसी गांव वालों को मैगी के बारे में कुछ पता है। पता नहीं माँ किस जंगल में मेरी शादी करवा दी है। मीरा ऐसे नहीं कहते बेटा, सब धीरे धीरे ठीक होगा। कब धीरे धीरे? जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तब। हाय अब तो मुझे बूढ़ी होने का इंतजार है, बस कब बूढ़ी हो जाऊं और कब इस गांव को बदलता देखूं। हट, पागलों की तरह क्यों बातें कर रही है? ऐसा करो तुम अब सो जाओ, ज्यादा दिमाग पर जोर मत डालो वरना मैगी ही मैगी भर जाएगी दिमाग में। क्यों भरेगा मेरे दिमाग में भला मैगी? कुछ भी बोलती हो आप। आज भी मीरा की मैगी खाने की इच्छा रह ही गई। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं और मीरा अपनी सास जानकी के साथ बाजार जा रही होती है। तभी उसकी नजर एक दुकान पर जाती है और वो वहाँ जाकर पूछती है, भैया क्या आपकी दुकान में मैगी मिल सकती है? मैगी? वो क्या होता है? आज तक हमने तो नहीं सुनी, क्या भला होती है आखिर ये? माँ जी चलिए, आपके इस गांव में पता नहीं क्यों कुछ नहीं मिलता, हमारे उधर सब कुछ घर के पास ही मिल जाता है। बहू,
ये तुम्हारा शहर नहीं बल्कि एक छोटा सा गांव है जहाँ के लोग गुजर बसर करने के लिए खेती बाड़ी करते हैं। मानती हूँ माँ जी, यहाँ के लोग बहुत भोले हैं, लेकिन कुछ चीजें तो यहाँ होनी चाहिए ताकि लोगों को हर चीज का पता हो। नहीं बहू, ये नहीं हो सकता। हमारे गांव में कोनो को पीछे रहने की कोनो फिक्र नहीं है। रहने दो इन सबको पीछे, चलो हम भी घर की तरफ चलते हैं। और एक दिन अपने पति और ससुर जी से बात करती है। बाबूजी, मुझे कुछ कहना है। हाँ बिटिया, कहो क्या कहना है तुमको। कृष्णा जी, आपकी भी राय चाहिए, क्योंकि इस काम को करने के लिए दो इंसान का एक होना बहुत जरूरी है। हाँ बताइए ना मीरा जी, क्या कहना है आपको। अरे हम आपके साथ हैं पूरे तन मन से। अरे गधे, पहले सुन तो ले, हमारी बिटिया क्या कह रही है। तू जब देखो तो बीच में घुस जाता है। पहले सुन तो लिया कर कि बहुरिया क्या कह रही है, फिर साथ देने का सोचियो। जब देखो तो बीच में आ जाता है। अरे बोलेंगी गटर साफ करने के लिए, तो तू करेगा क्या निकम्मे। नहीं नहीं बाबूजी, हम गटर काहे को साफ करेंगे जी, और मीरा जी हमसे गटर काहे को साफ करवाएंगी। और आपका बेटा ना कमजोर नहीं है जो काम का नाम सुन के भाग जाए। आप बताइए ना मीरा जी, क्या काम है आपको, बस गटर साफ मत करवाइएगा हमसे। हाँ, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि यहाँ मैंने देखा है कि गांव में किराने की दुकान तो है, पर बहुत कम चीजें रखते हैं ये लोग। हाँ तो आप कहना क्या चाहती हैं, वो तो बताइए। आपकी क्या योजना है। मेरी योजना बहुत बड़ी है। अगर आप और बाबूजी तैयार हो जाए तो ये योजना हमारी चल पड़ेगी। ठीक है बहुरिया, जो करना है करो, मेरी तरफ से हाँ है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। मीरा अपने पति के साथ मिलकर एक शॉप खोलती है और वहाँ हर चीज रखती है जो शहर में मिलती थी। ऐसे ही एक दिन मीरा कृष्णा को कहती है, कृष्णा जी, हमने सब कुछ कर लिया, पर अभी तक आपने मुझे मेरी मनपसंद मैगी नहीं खिलाई। मीरा जी आप बताइए, आखिर मैगी होती कैसी है जिसके पीछे आप इतना ज्यादा पागल हो रही हैं? कभी हमें भी दिखाइए। आप कभी उनसे मेरी भेंट करवाइए तो मैं भी मिलवा दूंगी कैसी होती है मैगी। अच्छा सुनिए, इस बार हम शहर जाएंगे ना सामान लेने के लिए, तो आप हमको याद दिला दीजिएगा। हम आपके लिए बहुते मैगी ला के रख देंगे। आप चिंता विंता मत कीजिए, आपसे हम बहुते प्यार करते हैं जी, आपको दिक्कत नहीं होने देंगे। मीरा कृष्णा की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और कुछ ही दिनों बाद अपने पति कृष्णा के साथ शहर से मैगी खरीद कर लाती है। ओह, फाइनली मैगी मिल ही गई। अब मैं इसे बहुत अच्छे से बनाऊंगी, सबको खिलाऊंगी और खुद भी इतने दिनों बाद बड़े चाव से खाऊंगी। आय हाय, आज बनेगी ससुराल में मेरी पहली मैगी। सुनकर ही मुंह में पानी आ गया। मीरा खुद से बातें करती हुई अब मैगी बना रही थी। कुछ देर बाद वो सभी को मैगी देती है और खुद भी खाती है। इतने दिनों बाद फाइनली मीरा को ससुराल में उसकी पहली मैगी मिल ही जाती है। सरगुन शाम के समय अपनी माँ के साथ बैठकर टीवी देख रही थी। टीवी देखते देखते वो अपनी माँ से कहती है, माँ जल्दी से कॉफी बनाकर दे दो मुझे, मेरा कॉफी पीने का मन कर रहा है। खाने का समय हो गया है, पहले खाना खा ले उसके बाद कॉफी पी लियो। उफ, मेरी माता के मुझ पर जुल्म कम ही नहीं होते। ड्रामे कम कर, हाँ, और चल कर खाना खा ले। अच्छा बताओ क्या बनाया है आपने? करेले। करेले? मम्मी आपको पता है ना मुझे करेले पसंद नहीं है। हाँ तो तेरे लिए पिज्जा बनाऊं? बना दो। रुक जा तू। इतना कहकर अब सरगुन की माँ झाड़ू उठाती है तो उसके पीछे पीछे दौड़ने लगती है। इस तरह अब दोनों ही थककर सोफे पर बैठ जाती है और हंसने लगती है। और एक बार फिर सरगुन की माँ सरगुन से कहती है, सरगुन अब बहुत हो गया, चल कर खाना खा ले। माँ मैं नहीं खाऊंगी करेले। माँ मेरे लिए कुछ और बनाओ, मैं करेले फरेले नहीं खाने वाली। और अगर आपको नहीं बनाना तो मैं बाहर चली जाऊंगी कुछ खाने। तू सच में बहुत ही नखरे दिखाती है। अरे इतने नखरे कौन करता है? मैं? हाँ, मैं तो झेल लेती हूँ तेरे नखरे, लेकिन जहाँ जाएगी ना वहाँ तेरे नखरे कोई नहीं झेलेगा, समझी? माँ तुम चिंता क्यों करती हो, आपकी बेटी अपना ससुराल बेहतर तरीके से संभालेगी। हाँ देखती हूँ ना, कौन होगा जो तेरे नखरे उठाएगा। पता नहीं कैसे अपना ससुराल संभालेगी ये लड़की। इतना कहकर अब सरगुन की माँ सरगुन के लिए दूसरी सब्जी बनाने लगती है और थोड़ी देर बाद वो सब्जी बनाकर उसके सामने परोस देती है। इस तरह अब सरगुन खाना खाकर सो जाती है। ऐसे ही समय गुजरता है और अब सरगुन के लिए रजत नाम के लड़के का रिश्ता आता है। सरगुन को देखने आई रजत की माँ शांति सरगुन की माँ से कहती है,
अरे समधन जी, हमारी बहू कहाँ है? अभी बुलाती हूँ समधन जी। बेटा सरगुन, जरा बाहर तो आओ। इस तरह अब सरगुन अपने हाथों में चाय की ट्रे लिए आती है और सभी को चाय देती है। सरगुन को अब सब पसंद कर लेते हैं और रिश्ता तय हो जाता है। कुछ समय बाद सरगुन और रजत की शादी होती है। शादी के बाद सरगुन अपने ससुराल में कुछ नहीं करती और आराम से बैठी रहती। ऐसे ही एक दिन दोपहर के समय शांति अपनी बहू के पास आकर उससे कहती है, अरे बहू, बाहर बारिश हो रही है, जाकर कपड़े तो उतार कर ले आ छत से। मम्मी जी, मैं नहीं जाऊंगी बारिश में। लेकिन क्यों बहू? मम्मी जी, मेरी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और बारिश के पानी से मेरी बॉडी पर रेड रैशेस हो जाते हैं, इसीलिए कपड़े उतारने आप ही जाइए। इस तरह से अब शांति गुस्से में चली जाती है और कपड़े उतार कर आती है और अपनी बहू को कहती है, बहू, मैंने कपड़े उतार दिए हैं, इसलिए अब तू जाकर खाना बना ले। अपनी सास की बात सुनकर एक बार फिर सरगुन के बहाने शुरू हो जाते हैं। हे भगवान, अब मुझे गर्मी में खाना बनाना पड़ेगा। नहीं नहीं, अब मैं अपना आइडिया लगाऊंगी खाना बनाने से बचने की निंजा टेक्निक। डिंग डिंग। सरगुन अब मुंह बनाते हुए उठती है और जैसे ही उठती है वैसे ही वो अपना सर पकड़कर फिर से बैठकर अपनी सास से कहती है, आओ मम्मी जी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं? मुझे तो उठा भी नहीं जा रहा। उसकी ये बात सुनकर शांति को समझ आता है कि वो ड्रामे कर रही है। उसके ये नखरे देखकर शांति कुछ नहीं बोलती और गुस्से में वहाँ से पैर पटकती हुई चली जाती है। जिसके बाद अब वो खाना बनाकर रख देती है। शाम को जब रजत आता है तो वो अपनी माँ से कहता है, माँ, सरगुन का है? होगी कहीं अपने कमरे में ही। अरे माँ, क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? बेटा, मेरे तो कर्म ही फूट गए हैं इससे तेरी शादी करवा कर। पता नहीं मैंने कौन सी घड़ी में तेरी शादी इससे करवाई थी। पर माँ, हुआ क्या है? कुछ तो बताओ। तेरी पत्नी के इतने नखरे हैं ना कि क्या ही बताऊं। देख बेटा, तू तेरी पत्नी के नखरे झेल सकता है लेकिन मैं नहीं। क्या माँ? मैं अभी उसे बुला कर लाता हूँ। नहीं, आज तो उसको बुलाने नहीं जाएगा। और इतना भी क्या है माँ, वो जैसी भी हमारे घर का हिस्सा है। तुझे मेरी कसम है रजत, अगर तू आज उसको बुलाने गया ना तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। इस तरह अब रजत वहीं रुक जाता है और अपनी माँ के साथ खाना खाने लगता है। तो वहीं अब दूसरी तरफ ये सब कुछ सरगुन देख लेती है और सरगुन भी गुस्से में अब अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। कुछ समय बाद दोनों खाना खाकर अपने कमरे में जाने लगते हैं। शांति तो कमरे में चली जाती है लेकिन बेचारा रजत अपने कमरे का दरवाजा पीटता रहता है, लेकिन सरगुन वो दरवाजा नहीं खोलती और इस तरह अब रजत को बाहर हॉल में सोना पड़ता है। समय बीतने के साथ जब सुबह होती है तो सरगुन अपने कमरे का दरवाजा खोलती है, जहां वो अपने पति को सोफे पर सोता देखकर मन में कहती है, अब आया ना मजा। अब मैं आपको ऐसे ही सजा दूंगी जब तक आपकी अकल ठिकाने नहीं आ जाती। इस तरह सरगुन अपने कमरे में चली जाती है और कुछ समय बाद जब रजत उठता है तो वो अपने कमरे में जाता है और अपनी पत्नी को मनाते हुए कहता है, क्या डार्लिंग, अब तुम भी ऐसे गुस्सा रहोगी क्या? अरे तुम यहाँ मेरे पास क्यों आ रहे हो? जाओ ना अपनी माँ के पास। अरे यार, आप अपने नखरे बंद भी कर लो। हाँ, अब आपको मेरे नखरे दिखाई दे रहे हैं। कोई बात नहीं, अब तो आपको मेरे नखरे ही दिखेंगे। हाँ, सही बात है, बेटा अपनी माँ का पल्ला कभी नहीं छोड़ता। बेचारा रजत कुछ नहीं बोलता और चुपचाप वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। ऐसे ही शाम को जब रजत घर आता है तो वो अपनी पत्नी को मनाने के लिए अपनी पत्नी से कहता है, सरगुन, मैं सोच रहा हूँ आज हम डिनर पर चलते कहीं। इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? रजत की बात सुनकर उसके मन में लड्डू फूट जाते हैं और वो खुशी से रजत को गले लगाते हुए कहती है, अरे रजत जी, शुभ काम में देरी कैसी? आप तो बस 2 मिनट इंतजार कीजिए, अभी रेडी होकर आती हूँ। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ पर शांति आती है और घर में शांति का माहौल ना बनाते हुए वो अपनी बहू को ताने मारती है। आहा, अब तेरे कोई नखरे नहीं दिखाई दिए मुझे। अरे जैसे नवरत्न 9 जड़ी बूटियों से मिलकर बना होता है ना, वैसे ही तू 9 नखरों से बनी हुई है। अगर मैं तुझे बोल दूं ना कि मेरा कुछ काम कर दे तो तेरे नखरे शुरू हो जाएंगे, लेकिन अब जब मेरे बेटे ने तुझे बाहर चलने के लिए बोल दिया तो तेरे सारे नखरे खत्म हो गए। वाह रे वाह, बहू हो तो ऐसी। हाँ
तो अब रजत जी मेरे पति हैं, वो मुझे घुमाने ले जा रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? कान खोलकर सुन ले बहू, रजत तेरा पति होने से पहले मेरा बेटा है, समझी तू? सासू माँ, रजत आपका बेटा था, अब वो मेरा पति है, पति। उन दोनों की बात सुनकर रजत का पारा हाई हो जाता है और वो गुस्से में उन दोनों पर चिल्लाकर कहता है, आप दोनों ने तो हद मचा रखी है, मैं नहीं जा रहा कहीं भी, लड़ती रहो आप लोग। अरे यार, तुम लोगों ने एक बार भी सोचा है कि तुम दोनों की लड़ाई में पिसता कौन है? माँ का पक्ष लूं तो पत्नी नाराज, पत्नी का पक्ष लूं तो माँ कहती है पत्नी के पल्लू से बंध गया है। भगवान ऐसी जिंदगी से अच्छा है तो मुझे उठा ही ले। इतना कहकर रजत गुस्से में टेरेस पर चला जाता है। उसको इतने गुस्से में जाते देखकर दोनों सास बहू आपस में समझौता करती हैं कि अब वो रजत के सामने आपस में कभी नहीं लड़ेंगी और ना ही सरगुन अपने 9 नखरे दिखाएगी। इस तरह दोनों सास बहू रजत के पास जाती हैं और रजत के सामने सरगुन कान पकड़कर खड़ी होकर कहती है, रजत जी, मुझे माफ कर दो, हम दोनों सास बहू आपस की लड़ाई में आपको भूल ही गई थी कि आप भी हैं। हम आपसे वादा करते हैं कि आज के बाद हम लड़ाई झगड़ा कभी नहीं करेंगे। हाँ बेटा रजत, और तो और मेरी बहू जिसके अंदर 9 नखरे है, उसने भी मुझसे वादा किया है कि वो अब अपने नखरों को कभी हमारे सामने नहीं आने देगी और चुपचाप सारा काम करेगी। क्यों बहू, सही कहा ना? सरगुन को ना चाहते हुए भी हाँ बोलना पड़ता है और इस तरह रजत भी अपना गुस्सा थूक देता है। यूं ही समय बीतने लगता है। रजत के सामने दोनों सास बहू अपना झगड़ा साइड रखती, लेकिन जैसे ही रजत घर से जाता वैसे ही उन दोनों का झगड़ा फिर से शुरू हो जाता। रजनी और शर्मिला दोनों ही पड़ोसन ही नहीं बल्कि एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त भी थी। लेकिन जहाँ एक तरफ रजनी स्वभाव से सरल और शांत थी, वहीं दूसरी तरफ शर्मिला बहुत ही गुस्से वाली और लड़ाकू थी। शर्मिला की 2 बहुएं थी, बड़ी बहू राधिका और छोटी बहू रानी। लेकिन वो अपनी दोनों बहुओं के बीच बहुत भेदभाव करती थी। वो अपनी बड़ी बहू राधिका को तो बहुत मानती थी और अपनी छोटी बहू रानी को देखना भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो रानी को अपने बेटे की मौत का कारण मानती थी, जिसके चलते वो हमेशा रानी को उल्टा सीधा सुनाती ही रहती थी। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय रजनी शर्मिला के घर जाती है और कहती है, और बताओ शर्मिला, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ, तुम ठीक हो? आज सुबह सुबह मेरे घर? हाँ, वो अकेले मन नहीं लग रहा था, तो मैं सोच रही थी क्यों ना हम किसी मंदिर घुमाएं। हाँ, वो बात सही है तुम्हारी। अब अकेला घर भूत का घर ही लगेगा, इसलिए कहती हूँ अपने बेटे अमित की शादी कर ले और एक बहू घर ले आ। ये तुमने सही कहा, लेकिन क्या करूँ, मुझे मेरे पसंद की कोई लड़की दिखाई ही नहीं देती जो मुझे पसंद आ सके, जिसे देखकर दिल भी कहे हाँ, तेरे बेटे के लिए इससे अच्छी लड़की तो मिल ही नहीं सकती है, यही तेरी बहू बनने के लायक है। तो फिर अपने बेटे को बोल देना कि वही कोई अच्छी लड़की पसंद कर लाए शादी के लिए। तुझे अपने बेटे की पसंद पर भरोसा तो होगा ही। हाँ बिल्कुल, मुझे अपने बेटे की पसंद पर पूरा भरोसा है, लेकिन उसे अपनी जॉब से फुर्सत ही कहाँ है, इसलिए उसने ये जिम्मेदारी भी मुझे ही दी है। उसने मुझसे यही कहा है कि माँ, आप जिस लड़की पर हाथ रख दोगी मैं उसी से शादी कर लूंगा। रजनी और शर्मिला आपस में बातें कर रही होती हैं। तभी शर्मिला की छोटी बहू रानी उनके लिए चाय और नाश्ता लेकर आती है और उन्हें देती है। शर्मिला चाय का पहला घूंट पीते ही चाय को गुस्से से टेबल पर रखते हुए रानी से कहती है, ये क्या है बहू, घर में दूध चाय पत्ती सब खत्म हो गई थी क्या, जो तू ऐसी पानी जैसी चाय बना कर लाई है? क्या हुआ माँ जी, चाय अच्छी नहीं है क्या? अगर चाय अच्छी होती तो मैं तुझे इतना सुना नहीं रही होती। तू क्यों भूल जाती है, अब तू एक गरीब घर की नहीं बल्कि एक बड़े घर की बहू है। अरे मैं तो भूल गई थी, तू तो विधवा बहू है जो मेरे बेटे को खाकर अभी तक जिंदा बैठी है। शर्मिला, ये तू क्या कर रही है? चुप हो जा, क्यों सुना रही है अपनी बहू को इतना? कोई अपनी बहू को ऐसा बोलता है क्या? काहे की बहू रजनी, ये तो आते ही मेरे बेटे को खा गई। मेरा बस चलता मैं तो इसको कब का अपने घर से बाहर कर चुकी होती। ये लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं इसे जब भी देखती हूँ तो मुझे मेरे बेटे के खोने का एहसास होता है। लेकिन शर्मिला, सुनाते टाइम तू ये क्यों भूल जाती है कि वो सिर्फ तेरा बेटा ही नहीं बल्कि इसका पति भी था। जितना दुख तुझे अपने बेटे के खोने का है, उससे ज्यादा उसे अपने पति के खोने का है। शर्मिला अपनी छोटी बहू रानी को सुना ही रही होती है
कि तभी उसके बड़े बेटे बहू राधिका और संजय वहाँ आते हैं और कहते हैं, माँ क्या हो गया है, क्यों गुस्सा कर रही हो रानी पर? अब इसने किया क्या है? बेटा गुस्सा न करूँ तो क्या करूँ? इस नालायक को मुझे गुस्सा दिलवाने के सिवा और कुछ नहीं आता है। एक काम ठीक से नहीं कर सकती है, एक कप अच्छी चाय पिला नहीं पाए, आगे पता नहीं क्या करेगी। कोई बात नहीं माँ, आती तो है, अच्छा बुरा हो ही जाता है। अच्छी नहीं बनी तो वापस कर देती और दूसरी बनवा लेती। माँ जी वैसे ये चाय रानी ने नहीं मैंने बनाई है। मैं थोड़ा जल्दी में थी, संजय जी आवाज दे रहे थे तो मैं चाय छोड़कर रानी को देकर चली आई। आप गुस्सा मत करिए, मैं दूसरी बना देती हूँ। अपनी बड़ी बहू राधिका की बात सुनकर शर्मिला की बोलती बंद हो जाती है, जिस पर वो आगे कुछ बोले बिना ही चुपचाप वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद रजनी भी अपने घर वापस आ जाती है। ऐसे ही समय बीतता है, लेकिन शर्मिला की आदतों में कोई सुधार नहीं था और उसकी ये आदतें देख देख कर रजनी को बहुत गुस्सा आता था। ऐसे ही एक रोज शर्मिला अपने कमरे में आराम कर रही होती है, तभी उसकी छोटी बहू रानी उसके कमरे में आती है और कहती है, माँ जी मुझे आपसे एक काम था। बोल क्या काम है? पक्का जरूर कुछ न कुछ मांगने ही आई होगी, क्योंकि इसके सिवा तुझे और कोई काम ही नहीं है। माँ जी आपने बात तो बिल्कुल सही कही, आई तो मैं मांगने ही हूँ, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए, किसी और को चाहिए। सीधे काम की बात बता तू कि तुझे क्या काम है। माँ जी मुझे कुछ पैसे चाहिए करवा चौथ की शॉपिंग के लिए। भांग खा रखी है क्या तूने? वैसे तो अभी कुछ दिन है करवा चौथ में, लेकिन तुझे क्यों करनी है करवा चौथ की शॉपिंग? ये बता मुझे तू। मेरा बेटा जा चुका है तुझे छोड़कर, तो कौन से पति के लिए शॉपिंग करनी है तुझे? माँ जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और ये करवा चौथ की शॉपिंग मैं अपने लिए नहीं बल्कि अपनी छोटी बहन के लिए करूँगी। वो क्या है ना कि लोग कहते हैं ना कि करवा चौथ का सारा सामान मायके से जाता है, तो अब माँ बाबा के जाने के बाद एक मैं ही हूँ उसकी बड़ी, तो ये रस्म मुझे ही पूरी करनी पड़ेगी ना। तुझे पाल रही हूँ कम है क्या जो अब तेरी बहन के भी खर्चे पूरे करूँ मैं? देख मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है तेरे फालतू खर्चे के लिए। माँ जी ऐसा मत कहिए, मैंने अपनी बहन से वादा किया है कि उसकी मायके की सरगी मैं जरूर भेजूंगी। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो उसे बहुत बुरा लगेगा। मुझे उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जा यहाँ से, मुझे आराम करने दे। और हाँ, करवा चौथ से याद आया, जाके अपनी जेठानी से बोल दियो कि अगर उसे करवा चौथ की शॉपिंग पर जाना है तो आकर मुझसे पैसे ले जाए और अच्छे से शॉपिंग कर ले। अपनी सास की तानों भरी बातें सुनकर रानी को बहुत दुख होता है और वो रोते हुए जैसे ही जाने के लिए आगे बढ़ती है, तभी सामने अपनी पड़ोसन रजनी को देखकर वही रुक जाती है, जिस पर रजनी अंदर आकर कहती है, बस कर शर्मिला, अगर तेरी बहू तेरी इज्जत करके कुछ नहीं बोल रही है तो तुझे भी उसकी इज्जत करनी चाहिए, वरना अगर उसने तुझे भी उल्टा जवाब दे दिया तो तेरी ही क्या इज्जत रह जाएगी। क्या बात है रजनी, तुझे मेरी इस विधवा बहू से बहुत लगाव है। जैसे ही मैं इसे कुछ बोलती हूँ तो तुझे बड़ा बुरा लगता है। बात बुरा लगने की नहीं है, सही गलत की है। मैंने तेरी और रानी की सारी बातें सुन ली है। तू इसे पैसे नहीं दे सकती है जो तुझसे मांगने आई है, लेकिन अपनी बड़ी बहू को दे सकती है जो अभी तक मांगने भी नहीं आई है। रजनी, अगर तुझे इतना ही बुरा लग रहा है तो तू मेरी छोटी बहू को गोद ले ले और अपने घर ले जा और आराम से इसकी सारी जिम्मेदारी उठा। मेरे घर से भी बला टलेगी। तू पागल हो गई है क्या? कोई अपनी बहू को गोद देता है क्या? तो उसे पीछा छुड़ाने के लिए ऐसा भी सोच सकती है। क्यों, क्या हुआ? अब क्या बुराई है, ले ले मेरी बहू को गोद। कहने और करने में बहुत फर्क होता है। जब तुझे हमेशा के लिए इसे अपने साथ रखना पड़ेगा तब तुझे पता चलेगा। शर्मिला और रजनी की सारी बातें दरवाजे पर खड़े संजय और राधिका सुन रहे होते हैं, जिसके बाद वो अंदर आकर अपनी माँ शर्मिला से कहती हैं, माँ आप ये क्या कह रही हो? कभी तो सोच समझ के बोलना चाहिए ना आपको। संजय जी बिल्कुल सही कह रहे हैं माँ जी, इस बेचारी ने आपका क्या बिगाड़ा है? आप क्यों इसके पीछे पड़ी रहती हो? सभी लोगों की तरह ये भी तो हमारे घर की सदस्य है। तुम सब अपना मुंह बंद करो अगर इस घर में रहना है तो, वरना इसको गोद देने के साथ साथ मैं तुम्हें भी इस घर से बाहर कर दूंगी। लेकिन माँ जी ये तो गलत है, ऐसा कौन करता है अपनी बहू के साथ? जेठानी जी सही कह रही हैं। माँ जी आप ये क्या बोल रही हैं? रहने दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप मुझसे इतना परेशान हैं कि आप किसी और को मुझे गोद देने के लिए भी तैयार हैं। तू रो मत बहू, शायद तेरी सास की ही किस्मत खराब है, जिसे अच्छे और बुरे इंसान को परखने की समझ नहीं है। ठीक है शर्मिला, अगर तू यही चाहती है
तो मैं तेरी बहू को गोद लेने के लिए तैयार हूँ। रजनी इतना कहकर रानी को अपने घर लेकर आ जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ वो अपने बेटे अमित को सारी बातें बताकर कुछ ही दिनों में रानी और अपने बेटे अमित की शादी करा के उसे अपने घर की बहू बना लेती है। इस तरह से रजनी शर्मिला से गोद ली हुई बहू को अपने घर की बहू बना लेती है, जिसके बाद रानी को भी अपने पुराने सास के जुल्मों से आजादी मिल जाती है और अपनी नई सास रजनी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।